हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और सीटेट मॉडल पेपर और एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज की ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन आपका पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, कहता है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो हो सकता है। और फिर कहता है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, और एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है आपका कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। देखो, अगर आप चारों ऑप्शन सही से पढ़ चुके होगे तो आपको लगता होगा कि सर इसमें तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, बस दूसरे वाले को छोड़ के, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीटेट में क्या होता है बेटा, कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे सही लगते हैं, लेकिन हमें उनमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना होता है जो उन तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है या उन सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो देखो, किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्यचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से क्या करते हैं बेटा, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, तो ये बच्चों में अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रहती है जब उपयुक्त वातावरण में क्या हो, बच्चे संवाद करें, यानी कि संवाद करेंगे, डरे ना आपसे, डरेंगे तो संवाद ही नहीं कर पाएंगे। पूछताछ के माध्यम से क्या करें, सीखते हैं। जब आप क्या करेंगे, अनुशासन बना देंगे, तो बच्चा संवाद ना कर पाएगा, ना ही पूछताछ कर पाएगा, क्योंकि डरेगा आपको देखकर, है ना। उसके बाद एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल आप पाठ्यपुस्तक का ही पालन करेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी ना उदाहरण देंगे ना गतिविधि कराएंगे, तो ये भी ऑप्शन इस तरीके से कट जाता है आपका। फिर कहता है पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बेटा, पाठ्यक्रम पूरा भी करवाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 कि भैया संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखे, ऐसा सब करेगा जब बच्चे के मन में बिल्कुल आपके प्रति डर नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4th इसलिए नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, समृद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि एक साथ सभी लोग, है ना। समृद्ध का मतलब क्या होता है, एक साथ सभी लोग, जैसे कि एक ही कक्षा में समृद्ध वातावरण बना हो। कैसे भी बताता हूँ, देखो, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित, या पहले आप लोग समझ लीजिए। देखो, अधिगम सीखने के समय छात्र उचित प्रकार से उस समय अधिक अधिगम सीखते हैं जब छात्रों को कक्षा के अंदर क्या मिले बेटा, स्वतंत्र गतिविधियां वाले स्थान प्रदान किए जाते हों। और इस प्रकार के स्थानों पर जब एक छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ अधिगम की प्रक्रिया बेटा तीव्र हो जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी फिर वो सीखने लगते हैं। और इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्य को खुली अलमारी शेल्फ में रखकर उपलब्ध कराया जाए तो अधिगम सीखने कार्य अधिक सुगमतापूर्ण संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लीजिए दूसरे का, कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए। मतलब केवल पाठ्यपुस्तक वाली होनी चाहिए सामग्री वाला, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वे कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हों। जब बच्चे की पहुंच से ही परे होंगी भैया, तो किस प्रकार की वो विभिन्न प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करोगे आप, जब पहुंच से मतलब बच्चे तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं वो। वे कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ये भी ऑप्शन ठीक है आपका। चौथा भी पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे मैंने बताया था आपको, चारों ऑप्शन पढ़ना है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार बताओ बच्चों को सप्ताह में एक बार थोड़ी ना ले जाओगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका, 3 हो जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बेटा, खुली गतिविधियाँ होना चाहिए, बच्चों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। और एक बाहर साहित्य का मतलब यहाँ पर ये है खुली अलमारी में, यानी कि अलमारी लाइब्रेरी उनकी कैसी होती है बेटा, उसमें किताबें खुली भी होती हैं और दूर से देखने पर उसमें हमें कार्टून नज़र आते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा लालच में आ जाता है, भागते हुए जाता है, फिर उस किताब को उठाने लगता है, फिर पढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे उसमें भीम बना हुआ होता है ना, मोटा पतलू बना हुआ होता है, तो इस तरीके से दूर से ही दिखने लगती हैं, क्योंकि किताबें जो होती हैं खुली अलमारी में खुली रखी भी होती हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब पाठ्य पुस्तक के बारे में बताना है हमें कि कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। कहता है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से एक हैं। या वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं, या वे अध्ययन के माध्यम से या पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो किताब के बारे में आपको बताना है। देखो बेटा, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका होती है अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और क्या होता है बेटा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कहानी एवं रंगीन चित्र, जैसे कि अभी मैंने बताया था, हमें रंगीन चित्र बने हुए होते हैं, उन्हें रोचकता प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे उनमें आकर्षित होकर अधिक तीव्र से सीखते हैं। तो मैंने अभी यही बताया था ना, अधिक तीव्र से रोचकता प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा आपका तीसरे का। तो वे संसाधन रहित होते हैं। तो ऑप्शन आपका एक होगा, ना कि दूसरा होगा, क्योंकि वे जो होती हैं संसाधन रहित संदर्भ में उसके बावजूद भी संसाधन बनाती हैं आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। कहाँ से प्राप्त की है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या? तो बेटा मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद में कौन कौन आता है मैंने आपको बता दिया था, आपका वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग वगैरह आते हैं। ठीक है, प्राप्त किए। और रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमें ये बताता है कि बच्चों का जो अधिगम होता है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से होती है। ये स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंब करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। तो ये फिलहाल हमारा रचनावाद पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका कि वे कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब? देखो, बच्चों को प्रेरित तभी समझा जाएगा जब बच्चे आपसे डरे ना, आपसे मिलजुल कर बात करें दोस्त की तरह, और खूब प्रश्न पूछें और उनको अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आते हैं। देखो, वर्दी पहनकर अगर स्कूल में आ रहे हैं यानी कि यहाँ पे डर है, कटा। अनुशासन बनाए रखने के लिए आते हैं, देखो ये भी नहीं होगा। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, ये भी एक डर हो सकता है। लेकिन जब बच्चा प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पे डर नहीं होगा, तो यहीं पर ही वो प्रेरित होगा। कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत ये होता है बेटा में कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता की समृद्ध करने हेतु प्रेरित करते हैं। वरना इन तीनों ऑप्शन में मैंने काट दिए, किस तरीके से काटे आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है? कहता है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन ठीक है, लेकिन नीचे भी पढ़ते हैं। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नहीं बेटा, एक नियमित अंतराल पे मूल्यांकन की परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उससे बेहतर ऑप्शन आपका पहला है। ऑप्शन ठीक है, लेकिन पहला बेहतर है, क्योंकि एनसीएफ 2005 खुद कहता है कि बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़कर, यानी कि उनके आसपास के माहौल से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। बेटा, व्याख्या शब्द गलत है, बाकी ये वाला सब सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया आपका। कक्षा में मैंने आपको बताया था व्याख्या शब्द नेगेटिव है, इसलिए आप काट देंगे। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर पहला आप देखेंगे तो बच्चों को उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाइए, उनके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथे से भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? अनुशासन की बात कर रहे हैं हम बेटा। ठीक है, कहता है बच्चों को उनके पाठ रट कर, देखो रट्टा मारना आ गया, मैंने बताया था, ऑप्शन काट देंगे आप। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बिल्कुल हो सकता है नीचे भी पढ़ेंगे, चुप्पी साधने के लिए नहीं। अनुशासन बेटा डराने के लिए नहीं होता, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए नहीं होता है। अब तीनों ऑप्शन कट गया तो बेटा एक ही बचता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में आपको बताना है। देखो, पर्यावरण केवल बच्चे के, केवल शब्द आ गया, काट दीजिए। ठीक, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता पर और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। वेरी गुड, यही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी पढ़ना है। कहता है सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता
जिन्हों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। केवल जिन्हों द्वारा यानी कि यहाँ पे केवल आनुवंशिकता आ गई, ये ऑप्शन गलत है। हमें ऐसा ऑप्शन का चयन करना है जिसमें पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों हों। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, इसमें केवल पर्यावरण दिखा रहा है। लेकिन अगर आप दो ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे तो इसमें पर्यावरण के साथ साथ आनुवंशिकता को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण गुणात्मक पहलू होता है हमारी ज़िंदगी का, इसलिए हमें दोनों को ही सम्मिलित करना पड़ेगा किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कहता है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में आगे होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यह निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए बेटा, हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखो, पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक निर्विवाद कहलाए जाते हैं, आपको पता है। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ये भी आपको पता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ये भी आपको पता है। इन्होंने कहा कि पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण होते हैं जिन्हें गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, चरणों को विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये मत सोच लेना कि मैंने ये बताया, ना 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 ना, मैंने बोला कि पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण होते हैं जिन्हें गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया गया है। किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसको याद रखना। कहता है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका। बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बिल्कुल। लेकिन विकास गुणात्मक चरणों में होता है। यहाँ ऑप्शन ठीक भी लग रहा है बेटा मुझे और थोड़ा सा गलत भी लग रहा है। थोड़ा सा डाउट है बेटा इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो उसका एक कोटेशन है ही, बिल्कुल ठीक है। नहीं पूछा है हमसे, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी बेटा दिक्कत है, इसलिए डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक की सीमा नहीं है। देखो, संज्ञानात्मक विकास में बेटा 4 चरण होते हैं और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी दूसरी अवस्था होती है। ये कौन सी अवस्था होती है? दूसरी अवस्था होती है, जिसकी जो उम्र होती है बेटा 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष तक होती है। अच्छा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या आता है? आपकी अहम केंद्रिकता आ जाती है, ठीक है, और अविलोमीयता आ जाता है, संरक्षण का अभाव आ जाता है, केंद्रीकरण, जीवपात, गिनती, वर्णमाला क्रम की शुरुआत हो जाती है, दूसरे को दृष्टिकोणों के समझने में असमर्थ होते हैं, तो अनुत्क्रमणीयता होती है। प्रतीकात्मक विचार का विकास ये भी होता है। ठीक, प्रतीकात्मक का मतलब बेटा संरक्षण, जो मैंने भी बोला था आपको। ठीक है, संरक्षण। ठीक है, उसके बाद अहमनीयता, जैसे मैंने अहम केंद्रिकता बोला था अभी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि दूसरे को दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो क्लास बेटा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कितने अटैम्प्ट किए ये भी ज़रूर बताएं।